बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम यहाँ सब बिकता है के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शुमाइला नियाज़। इस प्रोग्राम को खास तौर पर मख्तस किया गया है प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट के शोबे से। इसके अंदर तमाम तरह की चीज़ें जो है वो डिस्कस की जाती हैं। आज प्रोग्राम के अंदर जो डिस्कस होगा वो खास तौर पर इंजीनियरिंग का शोबा जो है वो डिस्कस होगा, क्योंकि एक खास अहमियत और नौयत रखता है ये शोबा भी। इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग आखिर होती क्या है और एक इंजीनियर जो है वो रियल एस्टेट में अपना किरदार कैसे अदा कर सकता है और इंजीनियरिंग के शोबे में अभी भी किस तरह की इस्लाहात की जरूरत है। तो इसलिए मैंने दावत दी है अपने प्रोग्राम में हबीबुल हक रंधावा साहब को, जो कि साबिका चीफ इंजीनियर रह चुके हैं LDA में और 34 साल का एक्सपीरियंस है इनका इंजीनियरिंग के शोबे में। सो इन्हीं की जुबानी जानेंगे कि इंजीनियरिंग का शोबा इस वक्त कहां पर खड़ा है और किस तरह की डेवलपमेंट, किस तरह का मास्टर प्लान और किस तरह की एक रोड डेवलपमेंट या और भी बहुत सी चीजें खासतौर पर लाहौर के अंदर जो फेस करनी पड़ती है उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम हबीब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज में ही कहा कि सिविल इंजीनियरिंग आखिर होती क्या है और खास तौर पर इसकी एक मुल्क की तरक्की में कितनी अहमियत है। देखिए जी, इस सिलसिले में अर्ज ये है कि सिविल इंजीनियरिंग, ये लफ्ज़ सिविल से ही आप इसके देख सकते हैं कि क्या मानी है कि इंसानी ज़िंदगी को सिविलाइज बनाने के लिए, उसको सहूलियात मुहैया करने के लिए और फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल लाइफ को बनाने के लिए हम जो भी प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के बाद स्ट्रक्चर बनाते हैं वो सिविल इंजीनियरिंग कहलाती है। आप इसको ये कह सकते हैं बज़ाहिर जो कंक्रीट के ये स्ट्रक्चर हैं, रोड्स हैं, आपकी ड्रेनेज सिस्टम है, आपकी पब्लिक को अच्छा पानी मुहैया करने के लिए, पोर्टेबल करने के लिए जो भी आप प्लानिंग करते हैं, डैम्स बनाते हैं, तो ये सारी सिविल इंजीनियर्स को इस पे मुहित है ये। और मैं समझता हूँ कि सिविल इंजीनियर मेरे मालूम जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक इस कायनात की सबसे पहली इंजीनियरिंग जो वजूद में आई वो सिविल इंजीनियरिंग है। ये पहाड़, ये ज़मीन और सैयारों का सितारों के इर्द गिर्द ये चक्कर लगाना, ये सारी सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के असूलों के मुताबिक है। फिर उसके बाद खैर इसकी एवोल्यूशन होगी और इंसान ने अपने रहने, अपनी सहूलियात और एक जमहूर आवाम को उसकी फैसिलिटेट करने के लिए जो उसने स्ट्रक्चर बनाए, घर बनाए, रोड्स बनाए बाद में, और ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव किया या इवन फॉरेस्ट्री को उन्होंने, ये सारी सिविल इंजीनियरिंग इस पे मुहित है। तो इस लिहाज से मैं कह सकता हूँ कि अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल अगरचे उसकी तमाम खूबियों का मालिक वो है। बहुत खूबसूरत बात और बड़ा जामे तारुफ जो है वो उन्होंने कराया है, पूरी डेफिनेशन दी है इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग आखिर होती क्या है। जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा है कि आप माशाल्लाह से मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर चुके हैं। आपका अपना ज़ाती तजुर्बा कैसा रहा है और ख़ास तौर पर LDA के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, मेरा जो अरसा मुलाजमत कह लें या सर्विस कह लें वो प्राइवेट भी है, सरकारी भी है, सेमी गवर्नमेंट भी है। मैं मॉडल टाउन में भी 3 साल रहा हूँ, उसकी मॉडलिंग में भी बड़ा काम किया है। और लेकिन जो LDA का वो तो बहुत मुख्तसर अरसा था, मेरी जो 34 साल कैरियर था। लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि चाहे मेरा अपना डिपार्टमेंट जो आप पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन वर्क्स कह लें, मॉडल टाउन कह लें, आप कोई प्राइवेट स्ट्रक्चर कह लें जिनको मैं बनाता रहा हूँ, या फिर LDA कह लें, ये सारे एक ही पैटर्न के साथ है। और ये अगरचे इनमें इम्प्रूवमेंट भी हो रही है लेकिन इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश भी बहुत मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि हमें इंसानों को, देखिए सबसे पहले ताजमहल बना, लेकिन ताजमहल एक खूबसूरत एस्थेटिक्स था, आम पब्लिक के इस्तेमाल के लिए तो नहीं था। वो पब्लिक सिर्फ देख सकती थी, एक खूबसूरती थी। लेकिन इंजीनियर ने ये कमाल किया कि उसने स्ट्रक्चर को इस तरह डेवलप किया कि सिर्फ बादशाहों के पास ही ना रहे, हैं जी, वो एक आम पब्लिक भी उससे मुस्तफीद हो सके। तो आप देखिए, जब ताजमहल बनते थे लेकिन आम मासिस के पास इतने अच्छे घर नहीं होते थे, इसलिए कि लोगों ने सोचा नहीं थी कि अवामुन नास के लिए क्या सहूलतें मुहैया करनी है या चीपर डिज़ाइन देने हैं। लेकिन इसके बाद सिविल इंजीनियर ने
शऊर के बाद, मेहनत के बाद फिर इतने उसमें डेवलपमेंट की, इसमें इतनी तब्दीलियां लेके आए अपनी डिज़ाइन और एग्जीक्यूशन में कि अब आप देखें कि आम गांव में भी अच्छे घर मौजूद हैं, लाहौर के लाखों लोग अच्छे घरों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और पूरी दुनिया में जो अर्बन लाइफ है वो आप देखेंगे कि मुस्तफ़ीद हो रही है। लेकिन ताजमहल के मुकाबले में बड़े बड़े जो किले थे, बादशाहों के महल थे, उनके मुकाबले में वो उनको भी फैसिलिटीज़ मुहैया हो रही हैं। ये तो ये इंजीनियरिंग का कमाल है। ये तो इंजीनियरिंग का कमाल था। ये तो अभी आप ले गए थे वो शाहजहां के दौर में, शाहजहां से पहले। अभी मॉडर्न सिविलाइजेशन बात हो गई, अब बहुत अरसा गुजर गया। अभी का एक सिविल इंजीनियर किस कदर अहम किरदार अदा कर रहा है? अभी जो आप लाहौर की डेवलपमेंट देखते हैं उसमें सिविल इंजीनियर के काम से आप मुत्तफिक हैं? नहीं, देखिए जितने तो रिसोर्सेज मौजूद हैं हम जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, मैं समझता हूँ कि उस लिहाज से इंजीनियर बेहतर तरीके से एनविसेज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी पूरी सहूलतें क्यों नहीं मुहैया कर सके कि अब दो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुए। एक है आपकी इंजीनियरिंग के अंदर एनवायरनमेंट, आप एनवायरमेंटल आपकी जो प्रोडक्ट है, आप जब उसको एग्जीक्यूट करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें कम से कम एनवायरनमेंट की पोल्यूशन कैसे करते हैं, ये मैनेजमेंट करनी। और अगर एट ऑल अगर ये नामुमकिन हो या मुश्किल हो कि आप पोल्यूशन को ना रोक सके, तो एग्जीक्यूशन करने के बाद या उसके डिज़ाइन के अंदर आप कौन से फीचर लेके आए कि एनवायरमेंटली वो कम से कम आपके अफेक्ट करे, एडवर्सली अफेक्ट करे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि हर इंजीनियर बिलअमूम और सिविल इंजीनियर बिलखसूस वो एनवायरनमेंट की जो इस वक्त अपसेट हो रहा है उसके बारे में अवेयरनेस हो, और सिविल इंजीनियर को इसके साथ साथ उसकी हमने एड्रेस कैसे करनी है उसकी भी अवेयरनेस हो, उसकी भी अवेयरनेस होनी चाहिए। खासतौर पर जो लाहौर की आपने रोड्स देखी हुई हैं उसमें भी तो सिविल इंजीनियर का एक रोल होता है ना उसी के अंदर। जी जी बिल्कुल। तो हल्की सी थोड़ी सी बारिश से वो फिर नदी नाले क्यों बन जाते हैं? क्या उसमें सिविल इंजीनियर की गलती होती है? देखिए बात ये है कि अर्बन सिटीज की जो ट्रेंड होता है ये एक समंदर की तरह है, दरिया की तरह। मैं समंदर भी नहीं कहूँगा, वो भी एक कन्फाइन होता है, लेकिन दरिया कन्फाइन नहीं होता, वो कभी इधर चला जाता है। इसी तरह जो अर्बन लाइफ है इसका भी कोई एंटीसिपेट नहीं कर सकता कि कैसे होनी है। आप लाहौर को डेवलप करते हैं, आप नहर के अंडर पासेस बनाते हैं कि यहाँ से ट्रैफिक गुजर सके, ठीक है जी। एक वक्त आया था आप समझते कि इतने सारे अंडर पास बना दिए, इतना स्ट्रक्चर, लेकिन जल्दी एहसास हुआ कि सारे लोग तो इधर डाइवर्ट हो गए नहर की तरफ, ठीक है। जब इसमें देखा फैसिलिटेशन है, स्पीड ज़्यादा है। अब अर्बन लाइफ के अंदर कोई बात बंदा एंटीसिपेट नहीं कर सकता है कि पॉपुलेशन किस तरफ रुझान ज़्यादा हो जाएगा और कितना हो जाएगा। तो ये प्लानिंग का हिस्सा नहीं होता कि पॉपुलेशन बाज़-औक़ात ये देखिए नॉलेज प्लानिंग का इस लिहाज से तो आप कह सकते हैं कि भाई 10 साल के बाद लाहौर की जो ग्रोथ हो रही है इस हिसाब से क्या हो, लेकिन मेरा ख्याल आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले 10 साल में जो अंदाज़ा था उससे भी 3 गुना ज़्यादा इसकी ग्रोथ हुई है। तो जब आप एक घर बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, रोड बनाते हैं, लेकिन आनन फानन लोग उसकी पसंदीदगी की वजह से, उसकी सराउंडिंग में कमर्शियल एरियाज़ की वजह से, स्कूलों की वजह से या सिविल एनमिटी की वजह से, ऑफिस की वजह से लोग उधर डाइवर्ट हो जाते हैं। ये आप एंटीसिपेट नहीं कर सकते कि कितने लोग होंगे। फिर ये नतीजा होता है कि उस लेवली हेड की वजह से, लोगों के बूदोबाश की वजह से वो जो फैसिलिटीज़ हैं वो कम पड़ जाती हैं, रोड की भी, ड्रेनेज की भी, स्ट्रक्चर्स की भी। फिर आपको ऐसा लगता है कि जैसे इंजीनियरिंग फेल होगी। देखिए इंजीनियर तो अपने लिमिटेड रिसोर्स को पेश नज़र रखकर एक फ्यूचर की कितना बढ़ेगा वो प्लानिंग कर सकता है, लेकिन वो ये एंटीसिपेट नहीं कर सकता कि इस शहर ने कि किस कॉर्नर में इतना बढ़ना है और इस शहर के किस कॉर्नर पर इतने अंडरपासेस चाहिए या फ्लाईओवर चाहिए या सड़क की विड्थ कितनी होनी चाहिए, या इसमें जब कमर्शियल एक्टिविटीज होगी तो कस्टमर या उनका ट्रेंड। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि जब एलडीए अपना कोई प्लान या कोई चीज लॉन्च करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हालिया और मौजूदा सूरत हाल को देखकर कर रहा होता है, वो ये एंटीसिपेट नहीं कर रहा होता कि ये मेरा प्लान आने वाले 5 साल के लिए, 10 साल के लिए भी होगा या नहीं, सिर्फ मौजूदा सूरत हाल को देखा जाता है। मैं अर्ज करूं
इसमें इर्रेस्पेक्टिवली कि एलडीए हो या कोई भी एग्जीक्यूशन तरक्याती इदारा हो, वो सारे एंटिसिपेट करते हैं। इंजीनियर एस्टिमेट करता है, ये नहीं हो सकता। घर बनाते हैं, ये एंटिसिपेट करते हैं बच्चे कितने, उनकी शादी होंगी, उनको कितने कमरे देने हैं, ये सारे एंटिसिपेट करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके एंटिसिपेशन, आपके अंदाजे गलत साबित होते हैं। क्योंकि मैंने पहले मिसाल दी थी कि ये जो पॉपुलेशन होती है ना, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ये एक दरिया की तरह होता है। पता नहीं होता कि इसने किस समत बढ़ जाना है। देखिए, कभी ये अंदाज़ा था कि लाहौर ने जनाब बढ़ना है ये काला शाह काको की तरफ, वहाँ नहीं बढ़ा पिछले 20 साल, वो आ गए ये बॉर्डर की तरफ। हालांकि बॉर्डर में तो बड़ा खतरा है, या इधर रायवेंट की रोड। सो ये ट्रेंड्स, ये वेरिएबल होते हैं। फिर पॉपुलेशन उधर रुझान करती है, बूदोबाश होती है, यूटिलिटी बढ़ती हैं, वो इनएफिशिएंट महसूस होते हैं, और फिर लोग समझते हैं कि शायद प्लानिंग इन्होंने 10। तो एक्चुअली प्लानिंग जो होती है वो रिसोर्सेज को भी देखकर करनी होती है। प्लानिंग जो है वो रिसोर्सेज को आप देखें। अगर मैं ब्रेक का वक्त हो रहा है, इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। उनकी तादाद कम हो रही है, ठीक है, कम हो रही है। आप दरख्तों की जितनी तादाद कम हो रही है, अगर दरख्तों को काटा जाता है तो आप लाहौर शहर की पेरीफेरी में इससे टाइम और दरख्त लगा सकते हैं, और इसके जो फ़वाइद दरख्तों के होते हैं वो ऑक्सीजन की शक्ल में वो पूरे शहर को मुस्तफ़ीद कर सकते हैं हवा के ज़रिए। तो वो तो ऐसी बात नहीं है। अब दरख्तों की कास्ट पे, दरख्तों के तक़द्दुस के नाम पे आप कहें कि जी लोगों फैसिलिटेट ना करें स्ट्रक्चर, मैं समझता हूँ ये जहालत है। अंडर पासेस और फ्लाईओवर बजाते खुद एनवायरनमेंट फ्रेंडली स्ट्रक्चर्स हैं। वो कैसे कि लाहौर के चौक हैं, अर्बन एरियाज़ के चौक हैं कि जहाँ कंजेशन होती है, और इधर वे बल्कि चारों सड़क पे ट्रैफिक आके रुक जाती है, कोई सिग्नल नहीं होते, या इतनी ट्रैफिक होती है कि वो एक लेवल पे नहीं चल सकती, तो उसके वो रिटेंशन होती है। आपको पता है कि व्हीकल्स की रिटेंशन होती है, तो जितना रिटेंशन टाइम ज़्यादा होता है उसकी जो फ्यूल है हाइड्रोकार्बन्स, उतने उसमें नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन के जो ऑक्साइड्स हैं उतने निकलते हैं। ये एमिशंस, कार्बन डाइऑक्साइड तो कह सकते हैं जी दरख्त अब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर के जो एमिशंस हैं, नाइट्रोजन के एमिशंस हैं, वो मैं समझता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा ख़तरनाक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो महज शायद टेम्परेचर को घटाती बढ़ाती है, लेकिन जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, जो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, वो इंसानी और जानवर की सेहत पे बहुत रैपिडली और बुरे असरअंदाज होते हैं, मुहलक हैं वो। उसकी वजह से मैदे की बीमारियां बढ़ रही हैं। यानी आप समझते हैं कि अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स बनने चाहिए? ये बनने चाहिए, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और ये एनवायरनमेंट को एड्रेस करते हैं, और इनकी वजह से व्हीकल्स का रिटेंशन टाइम कम होता है, जिसकी वजह से जो पोल्यूशन, ये सारी जो आपके हैं एमिशंस, ये कम हो जाती हैं। तो दरख्तों के मुकाबले में आप 1000 दरख्त लगा दें, लेकिन एक अंडरपास बना दें, मैं समझता हूँ कि एक अंडरपास के उस 1000 दरख्त के मुकाबले में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस जो ऑक्साइड्स हैं उनसे बचने के लिए ज़्यादा फ़वाइद हैं। नाज़रीन, यहाँ पर बात करते हैं रावी रिवर मंसूबे के ऊपर। तो हबीब साहब क्या समझते हैं, ये रावी रिवर मंसूबा जो है ये कितना कारआमद साबित होगा, इसका फ़ायदा होगा या नुकसान, और ये प्रोजेक्ट सिर्फ बना दिया गया है या मुकम्मल भी किया जाएगा इसको? देखिए, ये बहुत ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट है। आपके शहर की जो फर्टाइल लैंड्स हैं इर्द गिर्द, वो एनगल्फ हो रही हैं, लोग एडवेंचर कर रहे हैं, वहाँ अपनी सोसाइटीज़ बना रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो हिस्सा, ये जो रावी का एक किस्म का बैरन ही है, कभी कभी रावी चलता था, और इतना ये ज़बरदस्त एरिया है कि इसमें अगर आप डेवलपमेंट करके आप बैड वाटर की ट्रीटमेंट का भी एहतमाम करें, जैसे कि यहाँ प्लान है कि 2-3 इन्होंने बैराजेस भी बनाने हैं, पानी को रिटेन करना है, उसकी फिल्ट्रेशन करनी है, फिर उसको जब वो काबिल हो जाएगा वो फसलों के लिए और पीने के लिए भी इस्तेमाल होगा। और इसके साथ साथ वो जो लैंड जो किसी इस्तेमाल में नहीं है, कभी कभी इस्तेमाल में है, इससे बेहतर है क्या वो पानी जो ऐसे इधर उधर भटकता हुआ
सारी लैंड को ख़राब करता है, आबादियों को ख़राब करता है। आप उसको एक चैनल से गुजार के और उसकी सराउंडिंग में जो एरिया बनता है उसमें शहर आबाद करें, उसमें एजुकेशन सिस्टम लाएं, उसमें यूनिवर्सिटियाँ बनाएं और कमर्शियल एरियाज़ बनाएं, बैराजेस बनाएं। तो मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से तो बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग है कि आप ज़ाया होते हुए एक लैंड को आप बजाय इसके कि सारे शहर का गंदा पानी अनटेम्ड और अनप्रोसेस वहाँ जल रहा है, आप वहाँ इत्माम करेंगे उसको प्रोसेस करके उसको फसलों के लिए बनाएं और जितनी इवॉल्व होती है लैंड वहाँ आप तरक्याती काम करें। तो इससे बेहतर शहर कौन सा हो सकता है? सही। अच्छा, जैसे कि अभी आप पहले भी कह रहे थे कि ये इल्म नहीं था कि आबादी का फैलाव जो है वो इतना हो जाएगा और किस सेक्टर में होगा ये भी पता नहीं था। क्या आपको नहीं लगता कि लाहौर इस तरह से तो फैलते फैलते मजीद फैल जाएगा, तो इसलिए इनके टाउन प्लानर्स को ये चाहिए कि वो हाई राइज बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट की तरफ आ जाएं, या कितना आप समझते हैं ज़रूरी है अब हाई राइज बिल्डिंग की तरफ आना? देखिए, यहाँ मैं कोट करूँगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो कि इन मानी में है, और आपने फरमाया था कि जब आप महसूस करें कि एक शहर खुद कफील हो गया है या वो अब बढ़ रहा है और सहूलियात के लिहाज से वो वहाँ तंगी हो रही लोगों को, तो फिर एक नया शहर थोड़ा सा हट के बना लें, बजाय इसके कि आप उसी शहर के अंदर ही लोगों को कंजेशन पैदा करें। तो मैं समझता हूँ कि वो हदीस हमारे लिए एक रोशनी का मीनारा है डिज़ाइनिंग के लिहाज से, टाउन प्लानिंग के लिहाज से, कि लाहौर जब हम महसूस करें कि लाहौर में आबादी होगी और गलियों और फिर लोग मल्टीप्लाई होके फिर इसकी प्लानिंग को ख़राब कर रहे हैं, तो इससे बेहतर हम एक नया शहर आबाद कर दें, वहाँ ये सब फैसिलिटीज़ मुहैया करें। क्योंकि अर्बन एरियाज़ में फैसिलिटीज़ मुहैया करने के मकसद ये है कि कम से कम आप दुगना खर्चा कर रहे हैं। यहाँ का लेबर, यहाँ मटीरियल लाना, यहाँ एग्जीक्यूशन करना, इसकी कास्ट एक दूसरे एरिया में जो रूरल एरिया जिसको आप नया शहर बनाएंगे वहाँ काम हो जी। इस लिहाज से फिर प्लानिंग आप नए सिरे से जो मॉडर्न प्लानिंग है उसको आप इंड्यूस करेंगे नए शहर में। पुराने शहर में तो आप यही कर सकते हैं ना, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें जो महदूद सी स्पेस है, महदूद सी जो आपकी फैसिलिटीज है, उसको कैसे आप एफिशिएंट बनाना है। तो उसमें कास्ट भी ज़्यादा होती है, उसमें ट्रैफिक कंजेशन भी ज़्यादा होगी, उसमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी ज़्यादा होगी। तो मैं समझता हूँ कि हाई राइज बिल्डिंग बनाने की बजाय बेहतर है कि आप नया शहर आबाद करें। हाँ, इफ़ एट ऑल अगर आप नहीं बना सकते नया शहर और कास्ट ज़्यादा है या लोगों का रुझान नहीं है, लोगों की वर्क प्लेसमेंट से एक ही शहर में है, तो फिर आप हाई राइजर भी इस नुक्ता नज़र से बनाएं कि उनसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें। मसलन देखिए, गुलबर्ग में आपकी रिक्वायरमेंट्स रेजिडेंशियल एरियाज़ की थी, वहाँ का सीवरेज सिस्टम, वहाँ की वाटर सप्लाई, वहाँ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो एक शहरी लोगों, एक रहायश के लिए था। अब वहाँ आप कमर्शियल बन गया। कमर्शियल के बाद यहाँ पर अगर लाहौर की जैसे बात कर रहे हैं तो एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा था पार्क्स का। गुलबर्ग में मेरा तब मार्केट में जाना हुआ तो मैंने देखा कि जी आप यहाँ पर देखें तो सही कि पार्क की फैसिलिटी है, यहाँ पूरा गुलबर्ग जो है वो कमर्शियल एरिया से तो खचाखच भरा हुआ है, लेकिन पार्क्स का नहीं है। हमने फ्लाईओवर्स बनाने हैं, हमने अंडरपासेस बनाने हैं, हमने मजीद इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है, हमने रावी रिवर मनसूबा लेकर आना है, बट नोबडी थिंकिंग अबाउट ग्रीन एरियाज, पार्क एरियाज। उस तरफ तो कोई भी प्लानिंग नजर नहीं आ रही। ये भी डिसएडवांटेज है हाई राइजर बिल्डिंग का कि आप एक ही जगह पे पार्क मौजूद होंगे, एक आध पार्क होगा, लेकिन उस पार्क सराउंडिंग के घरों के लिए होगा। लेकिन जब आप उसके इर्द गिर्द, पार्क के इर्द गिर्द आप उसको कमर्शियल में कन्वर्ट कर देंगे और कमर्शियल में कन्वर्ट करने के बाद 10 साल बाद हाई राइजर बना देंगे, तो देखिए वहाँ तो जिन्होंने मैं एक चीज बड़ी खूबसूरत मेरे दिमाग में बात आ रही थी, लेकिन मैं चाहूंगी कि इसको हम ब्रेक के बाद डिस्कस करें। बात यह है कि कमर्शियल एरियाज का ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा कि पार्क्स तो रेजिडेंशियल एरिया में होते हैं, कमर्शियल एरियाज में नहीं होते। मेरा मानना यह है कि शायद आपके पार्क्स जितने जरूरी रेजिडेंशियल है ना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी आपके कमर्शियल एरियाज में पार्क्स होने चाहिए। yes. आपकी बैठने के लिए, सिटिंग एनवायरनमेंट के लिए। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा कि लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि रेजिडेंशियल एरिया में पार्क्स जो है वो होनी चाहिए, लेकिन मैंने अपना जो है स्कूल ऑफ थॉट दिया कि जितना जरूरी रेजिडेंशियल एरियाज में पार्क्स का होना जरूरी होता है, इसी तरह से मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी कमर्शियल एरिया में पार्क्स का होना। और हमारे पूरे लाहौर के मास्टर प्लान में मुझे कहीं पर भी किसी कमर्शियल एरिया में सिवाय बड़ी बड़ी शॉप्स के और पार्किंग स्टैंड्स के अलावा पार्क नहीं मिलता कहीं पर। हबीब साहब, आप भी चूंकि लाहौर के बासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, आप बखूबी इस चीज को जानते हैं, ना पार्क्स का कोई सिस्टम है
अगर जैसे हमारी यूथ है, नौजवान है, वो अगर क्रिकेट में खेलना चाहें या फुटबॉल खेलना चाहें या किसी ग्राउंड में जाकर कोई भी जो है वो गेम करना चाहें, तो उनके पास फैसिलिटी नहीं है, उनको बहुत दूर जाना पड़ता है किसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। बात वही है जी कि जिस नुक्ता नज़र से इब्तदाई तौर पर हमने किसी सोसाइटी को डिज़ाइन किया था, मसला अगर वो रहायशी थी तो लाजमी तौर पर वहाँ पार्क की डिज़ाइनिंग है, अवेलेबिलिटी है, लेकिन ये बदकिस्मती है कि फिर ये सारे एरियाज या उनका पार्ट वो कमर्शियल हो गया। अब ये कमर्शियल करना ये प्लानिंग का हिस्सा नहीं था। यस, जब इन्होंने प्रोजेक्ट्स को बनाया था तो उस वक्त कहा था कि ये हिस्सा कमर्शियल होगा, ये रेजिडेंशियल होगा, लेकिन वो सारी वायलेशन होगी। अब इसमें डिज़ाइनर का कोई कमाल है, कोई इसमें कसूर नहीं है, इसमें पॉलिटिकल डिसीजंस मैं समझता हूँ ज़्यादा है कि जिसमें बार बार वो जो मास्टर प्लान होता था सोसाइटीज़ का या शहर का, उसकी वायलेशन में फिर उसकी रिलैक्सेशन उसकी दे के मंजूरी दे के फिर रोड्स को मुख्तलिफ सराउंडिंग्स को उन्होंने कमर्शियल बना दिया। अब उसका नुकसान ये हुआ कि वो कंजेस्टेड तो हो गए, लेकिन वो जो फैसिलिटीज़ मौजूद थी पार्क्स की और खेलने के ग्राउंड की, वो भी थोड़ी रह गई और बल्कि वो किसी और इस्तेमाल में शुरू होगी। अब बात वही निकल आएगी कि जब नया शहर आबाद करेंगे, नई प्लानिंग करेंगे, तो उसमें नए रुझानात के मुताबिक कि भाई कितने लोग वॉक करते हैं सुबह के वक्त, कितने लोग खेलते हैं, कौन सी गेम खेलते हैं, फिर वहाँ ये प्ले ग्राउंड्स उनको डिज़ाइन किए थे। लेकिन डिजाइन करने के लिए अबीब साहब मतलब जगह भी तो होनी चाहिए ना, वो तो जगह ही नहीं है हमारे पास। अब तो दूसरी बात ये है कि देखें अबीब साहब, जो सोसाइटीज अपनी लॉन्च होती हैं वो तो जाहिर बात है अपनी एक प्लानिंग करती हैं कि हमें इतना पार्क रखना है, इतना कोर्टयार्ड रखना है, ठीक है, मतलब इतनी चीजें वहां पर हमारा ये सेक्टर होगा, ये कमर्शियल एरिया होगा, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे क्या हो रहा है? गवर्नमेंट तो इस बारे में सोच भी नहीं रही। यही बदकिस्मती है कि हम अब भी जो नई सोसाइटीज़ बन रही है, अभी ज़्यादा वक्त नहीं, इट्स नॉट टू लेट, अब भी अगर हम नई सोसाइटीज़ बन रही हैं उसमें हम ये प्ले ग्राउंड्स वगैरह रखें, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस उनको बाउंड करें कि बनाएं, तो ये मुमकिन है। लेकिन वही बात कहता हूँ, कमर्शलाइजेशन जिसको आप दूसरी साइड में ग्रीड भी कह सकते हैं, कि उस वजह से कि लोग एरियाज़ का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बल्कि अब तो ये है, ये इतना ये सानिया है कि जो एक आध पार्क बच जाता है उसको भी लोग किसी और इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करने लग जाते हैं उसको। तो ये अब ये डिलीट हो रही हैं ये सारी चीज़ें और इस पे तवज्जो देनी चाहिए। अदरवाइज़ ये फिर लाहौर जैसे अर्बन एरियाज़ एक फिर कमर्शियल हब तो बन जाएंगे, लोग बाहर से आएंगे, दिहाड़ियाँ करेंगे, मुलाजमत करेंगे, काम करेंगे और वर्चुअली काम करेंगे, लेकिन वॉक करने के लिए उनको, अब देखिए दिस इज़ आयरनी ऑफ फेट कि जहाँ कई ऐसी रोड्स थी कि जहाँ फुटपाथ मौजूद थे, लेकिन वो फुटपाथ को कन्वर्ट करके इन्होंने ग्रीन बेल्ट बना दिया। क्योंकि ग्रीन बेल्ट इसलिए बना दिया कि वहाँ और कोई ग्रीन बेल्ट जो थी वहाँ हमने कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर दी, पार्किंग शुरू हो गई, तो जो थोड़ा सा हिस्सा बचा था पब्लिक के शेयर में से ये फुटपाथ, उसको हमने। अच्छा, एज अ सिविल इंजीनियर क्या ये पॉसिबल नहीं है कि अगर अब तो खैर लाहौर की तो वो प्लानिंग हो नहीं सकती, मजीद आपने बोला कि जी नए शहर आबाद होने चाहिए, अगर मैं हमेशा कोट करती होती हूँ कि जो टाउन प्लानर्स हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है उसको, उसमें सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ के सिर्फ मरकज़ में होगी और उनके मरकज़ भी ऐसे बनाए गए हैं कि आप उसको वॉकिंग भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ ये नहीं कि आपने कुछ परचेजिंग करनी है या कुछ खाने पीने के लिए जाना है तभी, लोग इवन वहाँ पर वॉक कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर कोई लाहौर का सिर पैर ही नहीं है जिसका जो दिल चाहता है कहीं पर भी कोई दुकान बना ली, कहीं पर भी कुछ खोल लिया। इसको कैसे ओवरव्यू किया जाएगा, कैसे इसको देखा जाएगा या इसको रोकथाम इसकी कैसे हो सकती है कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ को किसी जगह पे मख्तस कर दिया जाए? देखिए, हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि शहर की जितनी तोसी हो रही है, एक्सटेंशन हो रही है, वो तोसी हम एक यूनिट्स की शक्ल में करें। इस्लामाबाद में क्या वहाँ भी तोसी हो रही है, ये नहीं कि शहर कन्फाइंड है, तोसी हो रही है, निकल रहा है अपने हदूद से बाहर, लेकिन वो एक सेक्टर है, उनका हर सेक्टर एक शहर है, एक आबादी है, हर शहर के अंदर स्कूल की फैसिलिटी है, कब्रिस्तान पार्क्स की है, कब्रिस्तान की है, फुटपाथ्स की है, आइडेंटिकल है। फिर ऑन द सेम एनालॉजी वो सारे सेक्टर चाहे पूरी दुनिया में ऐसे हो रहा है। आप कनाडा चले जाएं, यॉन्ग स्ट्रीट के साथ साथ वो उनके सब यूनिट खुल रहे हैं और नई आबादियाँ बन रही हैं, वहाँ कोई कंजेशन नहीं, लोगों को फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। यहाँ बदकिस्मती ये है कि अब कोर्ट्स हैं वो एक जगह पे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक जगह पे हैं, हॉस्पिटल्स हैं,
मतलब विद सम एग्जाम्पशन वो भी तकरीबन एक सेंटर पे हैं। तो आप जब सारी सहूलियात एक सेंटर में ला रहे हैं और यूनिट नहीं बना रहे, सेक्टर नहीं बना रहे, हर सेक्टर की पॉपुलेशन के मुताबिक वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे, तो यही हाल होगा जैसे अब लाहौर का हो रहा है और इस्लामाबाद का बेहतर है। तोसी वहाँ भी हो रही है और इससे ज़्यादा हो रही है, वहाँ एप्रिसिएशन प्रॉपर्टी की ज़्यादा है, यहाँ कम है। लेकिन क्या है कि यहाँ हमने तोसी को हमने सेक्टर और यूनिट्स में नहीं तब्दील किया और हर सेक्टर और यूनिट में पूरी जो सहूलियात है वो हमने उसमें एडहेयर नहीं किया। यानी अभी जो लाहौर का हाल हो चुका है उसमें बेहतरी नहीं आ सकती। बेहतरी आ सकती है, बेहतरी कैसे आ सकती है? बेहतरी बात यह है कि बेहतरी फिर इंटेंसिव प्लानिंग के साथ आ सकती है कि आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि मसलन जहाँ कार पार्किंग है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दें, उनको बाहर निकाल दें, वहाँ ग्रीन बेल्ट बना दें, ठीक है जी। और जहाँ कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कमर्शियल एरियाज हैं आप बैन कर दें कि भाई नो मोर कमर्शियल एरिया। और फिर गवर्नमेंट अपनी देखें लैंड ख़रीद के अगर गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है तो पार्क क्यों नहीं कर सकती? आप हाउसेस की लेन ख़रीद लें, वहाँ पार्क बना दें। ये लेकिन है मुश्किल काम। हमारे ऑफिस के बाहर एक पार्किंग है और पार्किंग के सामने जो है ना एक वो बहुत बड़ा पार्क है, 2-3 झूले लगे हैं लेकिन वो घास सारी उसकी उखड़ी हुई, उसके सामने जो है मोटरसाइकिल की पार्किंग होती है। यानी कुछ ऐसे पार्क्स में हैं जो कुछ एरिया बचा हुआ है ना, वहाँ पर सिर्फ चंद पौधे नहीं लगाए जाते। नए हम जंगलात आबाद तो करने की तरफ सोच रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी हमारे पास एक एरिया पड़ा हुआ है हम उसको यूटिलाइज क्यों नहीं करते? देखिए असल में ना सारी दुनिया में ये रिवाज है कि आप चीज़ बनाते हैं लेकिन इससे पहले जो चीज़ें बनाई हैं उनकी मेंटेनेंस कास्ट जो है वो नहीं हो पाती। मेंटेनेंस का स्टाफ होना चाहिए, मेंटेनेंस की कास्ट होनी चाहिए, बजटिंग होनी चाहिए। हम तोसी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं, नंबर बना रहे हैं, ठीक अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ देखें अब रोड्स देखें, पूरे पाकिस्तान की मिसाल दूंगा मैं कि हम रोड्स नए से नहीं बना रहे हैं लेकिन उनका पैच वर्क पे तवज्जो नहीं दे रहे। किसी ज़माने में होता था बेलदार काम करते, पैच लगाते थे, जो काम 1 लाख में हो जाता था अब वो काम नई रोड उसको बनाने में 10 करोड़ लग जाते हैं, अभी नई बना दो पैच। इसी तरह ये है कि आप पार्क नए से नए बनाने से वो भी बनाएं, लेकिन जो एग्जिस्ट कर रहे हैं इस वक्त आबादियों के अंदर कंजेशन एरियाज़ में उन पास की आप उसको डेवलपमेंट करें, मेंटेनेंस करें, ठीक है जी। उसमें नए नए आइडियाज़ लेके हैं, कमर्शल्स लोग हैं, बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, कंपनीज हैं, वो इसमें अपनी इनपुट दें, वो उसमें कंट्रीब्यूट करें। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से अगर कोई रोड है वो ख़राब हो जाती है तो मतलब टूट फूट का शिकार हो जाती है, तो उसमें यह होता है कि वहाँ उसको मेंटेन करने की बजाय जो है वो हम नई रोड्स तो बना रहे होते हैं लेकिन जो मतलब साबिका जो बनी हुई रोड्स होती हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। लोगों का समझना है कि इस वजह से कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि उसकी वजह से आपकी गाड़ी का भी नुकसान है, आपके टाइम कंजप्शन का भी नुकसान है, उसके अंदर भी प्रॉब्लम आती है। तो मेंटेनेंस का शोबा इस बारे में सोचता क्यों नहीं है या काम क्यों नहीं जाता है, या गवर्नमेंट लेवल पर ऑर्डर्स होते हैं लेकिन गफलत की वजह से उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही होती? नहीं, अब आपकी बात दुरुस्त है, गफलत भी मौजूद है लेकिन रुझान नहीं है। हमारा रुझान है कि नई चीज़ बनाना, ताकि उसमें इनोवेशन आए। नई चीज़ में जो आइटम्स होती हैं उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स को भी प्रॉफिट होती है। देखिए बात यह है, ये लिबास है, इसको दोबारा इसके बटन लगाने में, दुरुस्त करने में आपकी मेहनत ज़्यादा पड़ती है लेकिन उजरत कम मिलती है। यही मार्केट में है कि मार्केट में ये रोड मार्केट या इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में ये ट्रेंड डेवलप हो गया है पाकिस्तान में कि रिपेयर चीज़ों को नहीं करना क्योंकि पैसे कम मिलते हैं और एक नई सड़क बना देनी है क्योंकि इसमें वो फिर प्रॉफिट ज़्यादा आता है। तो ये रुझान ख़त्म होना चाहिए। अगर स्टेप बाय स्टेप बात की जाए, जैसे आपने लाहौर के टाउन प्लानिंग की भी बात की है, मेरे आखिरी 2 सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि लाहौर में मज़ीद आपकी नज़र में, आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए मजीद किस किस सेक्टर में एज अ सिविल इंजीनियर मजीद इकदाम करने की ज़रूरत है? देखिए सबसे जो बुनियादी ज़रूरत है वो पानी है। बदकिस्मती की बात है कि हम अभी तक पूरे लाहौर से मुराद जो लाहौर समझते हैं कि हम लाहौर ज़िला में, इसमें लाहौर छोटा हो गया ज़िला, तो उनको हमें सबसे पहले पानी की सहूलतें वहाँ पर देनी चाहिए और फिर ड्रेनेज देनी चाहिए ताकि वहाँ बीमारियाँ ना फैलें। और दूसरी ये है कि प्लानिंग इस तरह हो कि जैसे अब हर घर के अंदर कोई ना कोई फ्यूल जलने वाली कोई मशीन है। बहुत शुक्रिया हिस्सा बनने के लिए, बड़ी अच्छी और खूबसूरत बातें की और मेरे नाज़रीन को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी। ये मेरे ख्याल में एक पहला प्रोग्राम ऐसा है जो कि जिसमें इतनी तनकीद नहीं हुई और सीखने को बहुत कुछ मिला है। इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।